कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अक्षर एकेडमी को और करें अपने CGPSC एंड CG व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेडिंग में लीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 है ना। और इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। वो इसलिए जाना जाता है कि इसमें जो भारत सचिव हुआ करता था वो मॉन्टेग्यू था और चेम्सफोर्ड जो था इसका भारत का उस समय गवर्नर जनरल था। इसलिए इसको, इस अधिनियम को अपन क्या कह देते हैं? मॉन्टेग्यू सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसमें बताता है कि आखिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया क्यों आवश्यकता पड़ गई। तो सबसे पहले यह हो गया कि उस समय जो है, एक तो कानून में सुधारों की मांग की जा रही थी, कानून में सुधारों की मांग की जा रही थी, और दूसरा जो है, दो चीजें इतिहास में काफी हो रही थी 1916 के दौरान। होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, और प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। असल में क्या है, सरकार को ये लगता था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब ये 1914 में प्रारंभ हुआ था, तो 1919 के दौरान इसमें बाद बहुत सारी चीज जो है, इससे भारतीय सैनिकों ने उनका साथ दिया था, अंग्रेजों का। तो उसके बदले में अंग्रेजी सरकार भी चाहती थी कि इसमें कुछ न कुछ कानून में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। कुछ न कुछ अगर कानून में सुधार करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे भी क्या मिलती रहेगी, हमको सहयोग मिलता रहेगा। दूसरा बात, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ होता है। होम रूल लीग आंदोलन में लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का बड़ा योगदान था। स्थानीय स्वशासन के लिए उन्होंने क्या आंदोलन चलाया? 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। दोनों अलग अलग आंदोलन चला रहे थे ऐसे कंडीशन में। और दूसरा, सुधार की मांग तो पहले भी चलती आ रही थी, कानूनों में सुधार होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा सुधार लेकर आया गया? 1919 का अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से ये आंदोलन मतलब आपका सुधार लाया गया। इसमें मुख्य प्रावधान क्या थे, एक एक चीज को अपन देखेंगे। अगर प्रावधान में देखें तो सबसे बड़ा प्रावधान यह था कि इनमें जो है, प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। ठीक, उत्तरदायी सरकार कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सरकार अपने जनता से टैक्स ले रही है, वैसा वसूल रही है, तो उस टैक्स के पैसे से क्या उपयोग करती है, इसके बारे में सरकार ने क्या किया, जवाब देना शुरू कर दिया। दूसरी बात, कानूनों के निर्माण के लिए जनता के मांगों के अनुरूप कानून का निर्माण किया जाने लगा। तो उससे फर्क यह पड़ने लगा कि जो जनता जो जवाबदेह होना चाहिए था किसको, सरकार को, वो सरकार की जवाबदेही तय होने लगी। सरकार जो भी कार्य करती थी या जो भी चुनाव होते थे, उस आधार पर चुनाव होने लगे कि आपको किस आधार पर चुना जाए, क्यों आपको सरकार बनाया जाए, जैसे वर्तमान स्थिति में होता है उसी स्थिति में। तो ये प्रांतों में क्या हो गया, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। दूसरा इसका महत्वपूर्ण था कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। व्यवस्था प्रारंभ की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कहने का मतलब यह है कि जैसे वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरीके से केंद्र में भी दो सभाएं स्थापित कर दी गई। एक उच्च सदन हुआ करता था, एक निम्न सदन हुआ करता था। जैसे वर्तमान में आज उच्च सदन के रूप में कौन मौजूद है? राज्यसभा मौजूद है, और निम्न सदन के रूप में लोकसभा मौजूद है। उसी तरीके से अंग्रेजी गवर्नमेंट में भी क्या कर दिया गया, दो सभाएं स्थापित कर दी गई, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन।
लेकिन उनका नाम रखा गया, एक का नाम रखा गया राज्य परिषद, जो राज्यसभा होता है, राज्य परिषद जो उच्च सदन होता था। दूसरा विधानसभा। आज विधानसभा कहां होते हैं? राज्यों में होते हैं, लेकिन उस समय विधानसभा कहां होता था? केंद्र में, जो लोकसभा के रूप में होता था। यह कैसा होता था? निम्न सदन। ठीक। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ करने का मतलब यह है कि राज्य परिषद जो राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सकता था, उच्च सदन हुआ करता था, और जो वर्तमान लोकसभा है उसे किस नाम से शुरू किया गया? विधान सभा के नाम से शुरू किया गया, जो निम्न सदन कहलाता था। जो राज्य परिषद होती थी, इसमें सदस्यों की संख्या होती थी 60। कुल सदस्य इसमें कितने होते थे? 60। जबकि विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती थी 144। मतलब सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई। राज्य परिषद में कितना रखा गया? 60 सदस्य, और विधानसभा में कितना स्थान रख दिया गया? 144 सदस्य रखे गए। फिर इन 60 सदस्यों में भी 34 जो है निर्वाचित हुआ करते थे, और शेष आपका 26 मनोनीत होते थे। जबकि 140 सदस्यों में 104 जो है निर्वाचित थे, और आपका 40 जो है वो क्या रहते थे? मनोनीत होते थे। फिर से आप एक बार देख लीजिए, जो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था बनाई गई थी, उनमें एक था राज्य परिषद और दूसरा था विधानसभा। राज्य परिषद एक उच्च सदन हुआ करता था, और विधान परिषद वर्तमान लोकसभा की तरह निम्न सदन हुआ करता था। राज्य परिषद में 60 सदस्य हुआ करते थे, जबकि विधानसभा में 144 सदस्य होते थे। राज्यसभा में जो 60 सदस्य हुआ करते थे, उसमें 34 क्या होते थे? निर्वाचित, मतलब चुनकर आते थे, और 26 जो है गवर्नर जनरल द्वारा या किन्हीं अन्य लोगों द्वारा क्या होते थे? मनोनीत होते थे। 144 सदस्यों में 104 सदस्य निर्वाचित होते थे, जबकि 40 सदस्य क्या होते थे? मनोनीत होते थे। कहने का मतलब है, देखिए 34 सदस्य देख रहे होंगे और 104 सदस्य, इनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या है? ज्यादा हो रही है। अब धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार, इसलिए उत्तरदायी सरकार क्या स्थापित हो रहा है, क्योंकि यहां पर जनता के प्रतिनिधि इस पर क्या हो रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आ रहे हैं। ठीक। दोनों की शक्ति कैसी थी? समान थी। इन दोनों की शक्ति समान होती थी, और बजट पर, लेकिन जो बजट पर स्वीकृति का अधिकार था, बजट पर स्वीकृति ये होती थी विधानसभा की। जो आज होता है, लोकसभा में होता है ना स्वीकृति, वैसे ही विधानसभा में बजट की स्वीकृति जनता के सदन में, विधानसभा में ही क्या होती थी? बजट की स्वीकृति थी, जैसे आज वर्तमान लोकसभा में होता है। दोनों की शक्ति समान थी, जैसे आज वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा में होता है, और उस समय भी दोनों की शक्ति समान थी। बजट भी जैसे आज लोकसभा में पेश किए जाते हैं, तो उस समय लोकसभा का पुराना नाम किस नाम से स्थापित किया गया था? विधानसभा के नाम से। तो वहां पर भी बजट की स्वीकृति हुआ करती थी। फिर जो कानून के निर्माण हेतु सूची बनाए गए, सूची का विभाजन कर दिया गया। जैसे वर्तमान में राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची हुआ करते हैं, उसी तरीके से इनका क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। किस रूप में? 2 रूपों में किया गया। एक था कौन सा? राज्य सूची, और दूसरा था अपना संघ सूची। राज्य सूची और संघ सूची रूप में क्या कर दिया गया? इनका विभाजन कर दिया गया। और प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। अब द्वैत शासन का मतलब मैं आपको बता देता हूं। द्वैत शासन का मतलब होता है कि 2 लोगों का शासन।
दो लोगों का कहने का मतलब, शासन कहने का मतलब यह है कि एक ही प्रशासन पर, गुड इवनिंग दुष्यंत, एक ही प्रशासन पर कैसे दो लोगों का शासन जब स्थापित होता है तो अपन क्या कह देते हैं उसको, द्वैत शासन कह देते हैं। और साथ में जो ये प्रांतीय सूची यानी राज्य सूची हुआ करती थी, इस सूची का भी क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। इनका विभाजन दो भागों में किया गया। एक था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। ठीक, एक बार अपन कहेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, अपन एक बार और चर्चा करेंगे तो बहुत सारा चीज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आरक्षित विषय में राजस्व और क्या था, न्याय, वित्त, पुलिस। जबकि हस्तांतरित विषय में कौन कौन से थे, स्थानीय स्वशासन, और क्या था, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य। इन पर जो निर्णय लेने का अधिकार हुआ करता था वो किसका होता था, गवर्नर का। और इन पर निर्णय करने का विषय था भारत मंत्री पर, मतलब जो मॉन्टेग्यू था। ठीक, और इसमें गवर्नर जनरल के साथ साथ में इसके जो परिषद के सदस्य थे वो भी निर्णय ले सकते थे सामूहिक रूप से। और इसमें भारत मंत्री के साथ में गवर्नर भी हुआ करता था। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले फिर से दुष्यंत ध्यान दीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 का आने का प्रमुख कारण था होम रूल आंदोलन। क्योंकि होम रूल लीग क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे, स्वशासन की मांग कर रहे थे, कानून में सुधारों की मांग कर रहे थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह आवश्यक हो गया कि कानून में क्या किए जाए, सुधार किए जाए। उसी दौरान जो भारत सचिव बने मॉन्टेग्यू और वहां पर गवर्नर जनरल थे चेम्सफोर्ड, उन दोनों ने सुधारों के बारे में क्या किया, काम किया। और एक प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए कैसी व्यवस्था बनाई, द्विसदनात्मक व्यवस्था बना दी। दो सदन होने लगे। पहला सदन किस नाम से जाना गया, जो राज्य परिषद, जो वर्तमान में राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। और दूसरा सदन था विधानसभा, जो वर्तमान में लोकसभा के नाम से जाना जाता है, उच्च सदन और निम्न सदन के रूप में। राज्य परिषद में 60 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें 34 जो है निर्वाचित होते थे, जबकि 26 क्या थे, मनोनीत हुआ करते थे। जबकि विधानसभा में जो लोकसभा वर्तमान है उसमें 144 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें 104 सदस्य निर्वाचित होते थे और 40 क्या होते थे, मनोनीत होते थे। इस तरह से निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होने के कारण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई। निर्वाचित सदस्यों का क्या होता था, बहुमत, उत्तरदायी सरकार की स्थापना, क्योंकि वो व्यक्ति क्या करते थे, चुनकर आया करते थे। और चुनकर आने वाली सरकार कैसी होती है, उत्तरदायी वाली सरकार हो जाती है। दोनों पर शक्तियां दोनों की समान थी, राज्य परिषद का भी समान और विधानसभा दोनों का भी क्या था, शक्ति समान थी। दोनों जगह कानून पारित होने के लिए दोनों का समान शक्ति था। लेकिन बजट सिर्फ जो वर्तमान जैसे लोकसभा में पेश किया जाता है, तो वर्तमान उस समय तत्कालिक विधानसभा में भी बजट पेश करने का क्या किया गया, प्रावधान किया गया कि बजट जहां कभी आय व्यय के संबंध में जो भी मसला होगा वो कौन करेगा, विधानसभा करेगा। साथ में इनके पास यह विषय बना दिए गए कि कानून निर्माण हेतु उसी समय सूचियों का निर्माण कर लिया गया और दो सूची निर्माण कर लिया गया, एक संघ सूची और एक राज्य सूची। संघ सूची में भी दो प्रावधान रखे गए। एक ऐसे प्रावधान रखे गए जो आरक्षित मामले थे, और आरक्षित किसके पास हुआ करते थे, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास। इसलिए वो मामला दूसरा कोई कानून नहीं बना सकता था, इसलिए वो मामले क्या कहलाए गए, रिजर्वेशन वाले कहलाए गए या आरक्षित मामले कहलाए गए। और जिसमें राजस्व मामला, न्याय मामला, वित्त और पुलिस जो लोकल अथॉरिटी थी, जैसे राजस्व वसूलने कैसा है, न्याय कैसे करना है, वित्त या पुलिस की जो व्यवस्था करनी है, उन सब के बारे में आरक्षित विषय किसके पर रखे गए, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के लिए रखे गए। जबकि कुछ हस्तांतरित विषय रखे गए जो किसको दे दिए गए, आपके भारत मंत्री को और गवर्नर जनरल की परिषद को मिलकर, गवर्नर जनरल को, परिषद को नहीं। इसमें स्थानीय विषय, शिक्षा, कृषि और आपका स्वास्थ्य जैसे मुद्दे क्या किए गए, शामिल किए गए। ठीक,
ये मूल प्रावधान किसके थे 1919 के अधिनियम में। इसके अलावा अगर आप देखें 1919 के अधिनियम में तो 2-3 प्रावधान और थे। क्या प्रावधान रखेगा 2-3 और। एक तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 में शुरू किया गया था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाने लगा था, अब सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का क्या होने लगा, विस्तार होने लगा। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ। अब यह विस्तार सिर्फ मुस्लिमों तक नहीं था, बल्कि ईसाइयों को भी, सिखों को भी, और कौन कौन थे, एंग्लो इंडियन भी थे। इन लोगों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या कर दिया, अधिकार दे दिया गया। जैसे मुस्लिम एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र में क्या कर सकते थे, खड़े हो सकते थे, उसी तरीके से एंग्लो इंडियन को, सिखों को और आपका जो है ईसाइयों को भी क्या दिया गया, एक व्यवस्था दी गई कि वो निश्चित क्षेत्र में क्या हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। यूरोपियन को भी, बिल्कुल, एंग्लो इंडियन मतलब यूरोपीय है, इन लोगों को भी क्या किया गया, आरक्षित स्थान दिए जाने लगे। दूसरा तथ्य इसमें याद रखिएगा, ये पहला हो गया अन्य प्रावधानों में। दूसरा तथ्य आप इसमें याद रखिएगा कि 1926 में इसी अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग, कौन सा लोक सेवा आयोग, केंद्रीय, ठीक, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। अब औपचारिक रूप से इससे पहले सीधी भर्ती, खुली भर्ती के माध्यम से होती थी, लेकिन उनका निर्वाचन कहां होता था, भारत से बाहर ब्रिटेन में हुआ करता था। अब सिविल सेवकों की भर्ती के लिए भारत में भी क्या कर दिया गया, एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठित कर दिया गया, नियमित रूप से अधिकारियों की भर्ती होने लगी। दूसरा, इसमें जो है केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग बजट का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। क्योंकि दोनों जगह अलग अलग सरकारें गठित हो रही थी, प्रांतीय सरकारें भी गठित हो रही थी, राज्य सरकार भी गठित हो रही थी, तो दोनों जगह अलग अलग, दोनों के लिए क्या व्यवस्था बनाने जाने लगा कि उनके लिए भी बजट का अलग से प्रावधान रहेगा। जिस तरीके से राज्यों के देश का रहता है, पूरे केंद्रीय बजट पेश किया जाता है, राज्यों को भी क्या किया जाएगा, बजट पेश किया जाएगा। और साथ में इस अधिनियम के तहत कहा गया कि इस अधिनियम की जांच के लिए, जांच हेतु 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। और जो गठन क्या हुआ, साइमन आयोग, जो 1928 में आया था। भारत में क्या आया था, 1928 में आया था साइमन आयोग कमीशन। तो इसका गठन 1927 में हुआ था, 10 वर्ष बाद। इस अधिनियम की जांच करने के लिए क्या करना था, 10 वर्ष में एक लाना था। वैसे ब्रिटेन की सरकार ने साइमन आयोग 1930 में आना था, लेकिन साइमन आयोग को चुनाव की वजह से 1 साल पहले भेजने का निर्णय लिया और 1927 में गठन किया गया, जो 1928 में कहां है, भारत आए। और भारत में आने के बाद सारी जगह साइमन कमीशन का क्या किया गया, बहिष्कार किया जाने लगा। और लाला लाजपत राय की भी मृत्यु साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने के बाद हो गई थी। ठीक है, बाद में जो आपका भगत सिंह, सुखदेव वगैरह हैं, जो आपका सैंडर्स की लाठी जिनसे चोट लगी थी, आपका किनको, लाला लाजपत राय को, उनकी हत्या करते हैं तो वो सब कहानी आप इतिहास में अपन पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया। दूसरा ध्यान रखना है कि इसमें 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। तीसरा ध्यान रखना है, केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग बजट स्थापित करने के लिए प्रावधान किया गया। और चौथा याद रखना है, इसकी जांच के लिए ही इसी अधिनियम के तहत 1928 में साइमन कमीशन क्या आया, भारत आया। क्योंकि उसके अंग्रेज सारे सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए सारी जगह क्या किया गया, साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया गया भारत भर में। ठीक, तो आपको मोटे मोटे तौर पर यही याद रखना है कि ये मॉन्टेग्यू की घोषणा के आधार पर क्या आया था, ये अधिनियम आया हुआ था सुधारों की मांग के लिए, होम रूल आंदोलन के लिए। इसमें प्रांत में क्या उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई थी।
साथ में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, एक विधानसभा हुआ करता था और एक जो है राज्य परिषद हुआ करता था। दोनों में निर्वाचित सदस्य जो है उनका बहुमत हुआ करता था। दोनों की शक्ति समान थी। बजट सिर्फ कहां की पेश किए जा सकते थे, विधानसभा में पेश किए जा सकते थे। आपका केंद्र और राज्य सूची का विभाजन कर दिया गया। प्रांतीय जो केंद्र और राज्य सूची जो बटा हुआ था, उनमें भी राज्य सूची जो था उसमें भी दो भागों में बांट दिया गया। एक आरक्षित विषय गवर्नर जनरल के पास हुआ करते थे। हस्तांतरित विषय जो है गवर्नर जनरल और भारत मंत्री के पास हुआ करते थे। ठीक, और इसके बाद क्या कर दिया गया, यही सब गठित कर दिया गया लोकसभा आयोग। तो इस तरीके से 1919 का अधिनियम क्या हुआ, इसके प्रमुख प्रावधान थे। ठीक, इसमें कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। कोई सवाल इसमें हो तो पूछिए। आगे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अपन क्या देख सकते हैं, साइमन कमीशन को भी देख सकते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में कि साइमन कमीशन आया फिर क्या हुआ। साइमन कमीशन, ठीक, साइमन कमीशन का गठन जो है नवंबर 1927 में हुआ था, नवंबर 1927 में। और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमर, सर जॉन साइमर इसके अध्यक्ष के रूप में थे। ये क्यों आया था भाई, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच के लिए, क्योंकि 10 वर्ष में क्या करना था, इसको साइमन कमीशन का गठन करना था, एक वैधानिक आयोग बनाना था। तो 10 वर्ष के लिए साइमन कमीशन क्या आया था, जांच के लिए आयोग आया हुआ था। और इसने रिपोर्ट अपनी दी 1930 में, भारत पहुंचा 1928 में। ठीक, क्योंकि सब इसके सदस्य जो थे सभी अंग्रेज थे, इसलिए क्या किया गया, साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया गया। चारों तरफ साइमन गो बैक के नारे लिए गए। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, इसकी प्रमुख सिफारिशों में अगर आप देखें तो कौन कौन सी सिफारिशें साइमन आयोग ने दी जो फिर भी जो है क्या शासन का आधार बना। एक तो इसने कहा कि प्रांतों में दैत शासन को समाप्त कर देना चाहिए। क्या कहा कि प्रांतों में दैत शासन को समाप्त कर देना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा हुआ है कि प्रांतों में किस कमीशन ने क्या किया था, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की थी, सिफारिश की थी। तो द्वैत शासन की सिफारिश किसने की थी, साइमन कमीशन ने की थी। दूसरा इसने कहा कि राज्य में सरकारों का क्या हो जाए, विस्तार हो जाए। मूलतः द्वैत शासन का मतलब फिर से बता देता हूं, प्रांतों में दो लोगों का शासन चल रहा था। एक थे केंद्र सरकार, गवर्नर जनरल उनकी परिषद, जो केंद्र सरकार प्रांतों पर शासन किया करती थी, और दूसरा था खुद प्रांतीय सरकार। तो साइमन कमीशन का कहना था कि केंद्र सरकार को किसी एक अगर आप किसको द्वैत शासन को समाप्त करना चाहते हो तो प्रांतीय सरकार को आप क्या कर दो, विकसित कर लो। उससे स्वतः ही क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार अपने रास्ते अलग कर लेगी। तो केंद्र सरकार क्या करे, नियंत्रण का काम करे, शासन संचालन का काम करे, लेकिन प्रांतों में सरकार किसकी होनी चाहिए, राज्यों की होनी चाहिए, पूर्ण उत्तरदायित्व वाली सरकार होनी चाहिए। इसलिए राज्य सरकार को क्या होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। और द्वैत शासन को कैसे कर दिया जाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। या तो रहे तो केंद्र का शासन, या तो रहे तो फिर राज्य का शासन, दो में से कोई एक ही रहे। साथ में इन्होंने इसमें कहा गया कि संघ को कैसे बनाना चाहिए, सशक्त बनाना चाहिए। ठीक, और लेकिन जो एक सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था, यह सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, इसके लिए उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। व्यवस्था ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। ठीक, तो केंद्र में द्वैत शासन जब बना, उनको कहना था सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था बनी रहेगी, क्योंकि इससे क्या था, मूल रूप से जो फूट डालो और राज करो की नीति को क्या मिल रहा था, बल मिल रहा था। और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था से सभी वर्ग जो है अपने अपने हित साध रहे थे। तो साइमन कमीशन ने क्या क्या सिफारिश किया था, एक प्रांत में द्वैत शासन को जो है क्या कर देना चाहिए,
समाप्त कर देना चाहिए, राज्य सरकारों को क्या कर देना चाहिए, विस्तार कर देना चाहिए, और साथ में जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है, केंद्र में एक सशक्त संघ का निर्माण तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में सांप्रदायिक जो व्यवस्था है वो कायम रहनी चाहिए। ये कब कर दिया गया? 1930 में, जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1919 के अधिनियम की जांच करने के बाद, तब फिर क्या हुआ, ये सारी सिफारिशें दी। तो हमेशा याद रखिएगा 1919 के अधिनियम के बारे में थोड़ा बहुत साइमन कमीशन के बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो अगला अधिनियम आया वो था 1935 का अधिनियम। मिटा दें इसको, कोई समस्या? ठीक, कोई समस्या इधर ऑनलाइन में नहीं? बढ़िया, आगे बोर्ड नहीं होना है। इसमें जो है तथ्यात्मक आधार पर बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आप इसको बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो क्या होता जाएगा, समझते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे तो आसानी से याद रहेगा। यहां से एक दो सवाल पूछ ही लेता है, कूट में भी सवाल पूछ लेता है। अभी इसका प्रचलन बढ़ा है, ठीक है, तो अभी इनका प्रचलन बढ़ा है, तो आपको संवैधानिक विकास को बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है। ठीक, 1935 का अधिनियम, इसको और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 1935 का अधिनियम इतना महत्वपूर्ण अधिनियम है कि भारतीय संविधान में लगभग 200 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से एज इट इज उठाए गए। वैसे तो जो भारतीय राजनेता थे वो हमेशा 1935 के अधिनियम का विरोध करते रहे, लेकिन जब 1935 का जब संविधान निर्माण करने के बारे में बात हुई तो सबसे ज्यादा अनुच्छेद कहां से लिए गए हैं? 1935, जो हमारा मूल संविधान है, उस संविधान में 1935 के अधिनियम के बहुत सारे प्रावधान है। तो इसमें क्या क्या प्रमुख चीज थे वो आप ध्यान रखिएगा। एक तो जो साइमन कमीशन ने जो कहा था कि नहीं, क्या कर दिया जाए, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी जाए, उस सिफारिश को क्या कर लिया गया, मान लिया गया, और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। प्रांत में कैसे हो गए, द्वैध शासन समाप्त कर दिए गए। अब सिर्फ क्या है, प्रांतों में सिर्फ प्रांतीय सरकारों का ही आधिपत्य रहा, उनका ही वर्चस्व रहा। वैसे गवर्नर जनरल कराता था, इसकी वजह से एक उत्तरदायी शासन का सरकार की स्थापना हुई, दायी सरकार की स्थापना हुई। प्रांतों में जब द्वैध शासन समाप्त हो गया साइमन कमीशन की सिफारिश के बाद, तो ये क्या हो गया, एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई, कहां, प्रांतों में। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हो गई। जिस द्वैध शासन का समस्या कहां था कि 1919 के अधिनियम में प्रांतों का जो समस्या था, उस समस्या को कहां कर लिया गया, डाल दिया गया राज्यों में। क्योंकि राज्यों में अब जो पहले जो प्रांतों में एक विषय कैसे हुआ करता था, हाँ, हर प्रांत में अलग अलग सरकार। अब जो प्रांतीय सरकार द्वैध शासन को, उसको समझिए आप। प्रांतों में प्रांतीय विषय को दो वर्गों में बांटा गया था। ये 1919 के अधिनियम के बारे में बात बता रहा हूं मैं, कि 1919 के अधिनियम में प्रांतीय विषयों को दो भागों में, एक हस्तांतरित विषय और एक थे आपका आरक्षित विषय। तो दोनों विषयों में किसका था, जो आरक्षित विषय हुआ करते थे वो गवर्नर जनरल, उनकी परिषद का अधिकार हुआ करता था, और जो हस्तांतरित विषय हुआ करते थे उसमें गवर्नर जनरल और आपका भारत मंत्री का अधिकार हुआ करता था। जो प्रांतों में जो आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे, अब जो है केंद्र में क्या कर दिया गया, दो विषयों में बांट दिया गया, एक हस्तांतरित विषय और दूसरा क्या था, आरक्षित विषय। इसलिए यह माना जाता है कि प्रांत में द्वैध शासन की समाप्ति करके अब किसमें डाल दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई, और हर प्रांत में अलग अलग सरकार स्थापित किए गए, क्योंकि उत्तरदायी वाली सरकार हुआ करती थी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी स्थापित किया गया था, मतलब एमपी गवर्नमेंट में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था उस समय को। ठीक, अब जो 1909 के अधिनियम में
सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करके किया गया था, मुस्लिमों को दिया गया था। इसके बाद 1919 के अधिनियम में एंग्लो इंडियन, यूरोपीय, ईसाई, सिखों को भारतीय निर्वाचन क्या सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। उसी तरीके से अब सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करके सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करके कहां तक ले गया गया, यह ध्यान से देखिए। दलितों को दे दिया गया, महिलाओं को दे दिया गया, मजदूरों को दे दिया गया और इन सारे वर्गों हेतु अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। निर्वाचन क्षेत्र दे दिए गए इनको। उससे समाज क्या हो गया, जो पहले हिंदू मुस्लिम में बटे हुए थे, अब हिंदू मुस्लिम के साथ साथ सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, महिला, आपका मजदूर, साथ में दलित, इन सब वर्गों में बंटने लगे। ये 1935 के अधिनियम द्वारा हुआ गया। और जो आपका इंग्लैंड में भारत मंत्री के नेतृत्व में एक क्या हुआ था, भारत परिषद हुआ करता था। भारत परिषद, उस परिषद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये पहले 15 सदस्यीय समिति हुआ करती थी। अब भारत मंत्री के नेतृत्व में जो भारत परिषद हुआ करता था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और उसके लिए भारत सचिव की एक सलाहकार टीम की नियुक्ति किया गया। इसके स्थान पर क्या किया गया, भारत सचिव के लिए, सचिव हेतु एक सलाहकार मंडल बनाया गया। अब इसका प्रभाव यह पड़ा कि जो पहले क्या था, ब्रिटेन की सरकार ने भारत मंत्री के नेतृत्व में एक 15 सदस्यीय क्या बनाई थी, परिषद बनाई थी, जिसका नियंत्रण ब्रिटिश पार्लियामेंट का हुआ करता था। अब सारी जिम्मेदारी किसकी आ गई, भारत मंत्री की हो गई। 1919 के अधिनियम से सिर्फ क्या रखा गया, भारत सचिव के लिए एक सलाहकार, कई सलाहकार रखे गए, परिषद रखा गया, सलाहकारों का एक मंडल रखा गया। उन सलाहकारों के आधार पर सारा निर्णय कौन ले सकता था, भारत सचिव ले सकता था। एक किसकी विशेषता हुई, 1935 के अधिनियम की। ठीक, क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो प्रांत में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई, और इससे प्रांत में जब द्वैत शासन स्थापित किया गया तो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई हर प्रांत में। दूसरा, केंद्र में द्वैत शासन को लागू कर दिया गया। उसमें एक विषय क्या रखा गया, हस्तांतरित विषय, जो किसी को ट्रांसफर किया जा सकता था, और एक आरक्षित विषय रखे गए जो सिर्फ गवर्नर जनरल की परिषद के पास हुआ करता था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। अब महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र होने लगे। और भारत मंत्री के नेतृत्व में जो परिषद हुआ करती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उस पार्लियामेंट को समाप्त करके ब्रिटिश भारत मंत्री के लिए एक क्या बना दिया गया, सलाहकार मंडल बना गया। सारा निर्णय किसके हाथ में आ गया, भारत मंत्री के हाथ में आ गया। ये इसके क्या थे, प्रमुख प्रावधान थे। इसके अलावा एक लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई। 1926 में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई थी। अब इसके लिए अलग अलग लोक सेवा बना दिया गया। लोक सेवा आयोग, जो पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग हुआ करता था, अब केंद्र के लिए अलग, राज्य के लिए अलग और संयुक्त लोक सेवा अलग बना दिया गया। कौन कौन से बनाए गए, केंद्र के लिए केंद्रीय वाला बना दिया गया, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग बनाया गया। और एक और आयोग बनाया गया, संयुक्त लोक सेवा आयोग। जो 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या कर सकता था, एग्जाम कंडक्ट करा सकता था। और क्या किया गया, एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। क्या कर दिया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और 1937 में यह स्थापित भी हो गया। एक जो है सुप्रीम कोर्ट की सेवा 1937, रिजर्व बैंक 1935, बिल्कुल दोनों भी रिजर्व में भी आ रहे हैं। तो फेडरल कोर्ट जो स्थापित किया गया 1937 में,
इसके जैसे 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1974 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और एलिजा इंपेरियो क्या थे, न्यायाधीश थे। उसी तरीके से ये क्या कर दिया, संघीय न्यायालय ने फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई और मैरिस गुएर इसे क्या बनाया गया, न्यायाधीश बनाया गया। ठीक, इसके पहले न्यायाधीश कौन थे, मैरिस गुएर इसके पहले। साथ में ये ध्यान रखना है, लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय याद रखना है, पूछा हुआ है, और क्या लिखना है, संघीय बैंक की स्थापना कर दी गई। संघीय बैंक की स्थापना की क्यों, रिजर्व बैंक आरबीआई के रूप में। इसके लिए आप रखिए क्यों स्थापित किया गया, एक तो मुद्रा साख को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए, और पूरे देश भर में एक मुद्रा हेतु, देश भर में एक मुद्रा के प्रचलन हेतु। क्या याद रखना है, 1935 के अधिनियम के बारे में, द्वैध शासन की समाप्ति हो गई, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, भारत मंत्री के नेतृत्व में भारत परिषद समाप्त कर दिया गया और सचिव के लिए एक सलाहकार मंडल बनाया गया, एक लोक सेवा आयोग बनाया गया था 1926 में, उसको क्या बनाया गया, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, जो वर्तमान स्वरूप में है। संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई 1937 में, स्थापित भी हो गया। आरबीआई की स्थापना कर दी गई एक समान मुद्रा बनाए रखने के लिए। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना क्या किया था इसमें अखिल भारतीय संघ कैसे बना था वो समझ लीजिए। एक तो भारतीय प्रांत जो ब्रिटिश क्षेत्र में थे, दूसरा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, और देसी रियासत को मिलाकर, देसी रियासत को मिलाकर क्या बना दिया गया, एक अखिल भारतीय संघ मिला गया। लेकिन यह व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ पाई। पूरी तरीके से क्या नहीं किया पाया, लागू नहीं किया पाया। 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही वर्मा को भारत से अलग किया गया। पहले वर्मा क्या था, भारत का हिस्सा था, भारत को भारत से अलग किया गया। और साथ में जो सूचियां हुआ करती थी, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, अब एक नई सूची का विकास कर लिया गया और वो था कौन, अवशिष्ट सूची, जो कहीं पर नहीं है वो अवशिष्ट सूची के रूप में थी। और ये इसके लिए कानून कौन बना सकता था, गवर्नर जनरल। ये भी पूछा हुआ है कि 1935 के अधिनियम द्वारा अवशिष्ट सूची किसके हाथ में होती है, तो वो गवर्नर जनरल के पास भी होती है। वर्तमान में अवशिष्ट सूची केंद्र किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाते हैं, संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और संवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बनाती है। और जो इन तीनों सूचियों में कहीं स्थान नहीं दिया गया है उनको स्थान दिया जाता है अवशिष्ट सूची में, और ये वर्तमान में किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास। 1935 के अधिनियम के तहत यह अधिकार किसके पास रहा करता था, गवर्नर जनरल के पास। गवर्नर जनरल उस पर क्या करता था, अवशिष्ट सूची पर कानून बना सकता था। ठीक, इसके अलावा 11 राज्यों में, कितने राज्यों में, 11 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था 11 राज्यों में से 6 राज्यों में 11 राज्य उस समय हुआ करते थे। 1935 के अधिनियम के समय हमारे पास राज्य कितने थे, 11 राज्य हुआ करते थे। उसमें से 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई, जिसमें अगर आप राज्य लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। एक होगा बंगाल, दूसरा है मद्रास, बंबई, बिहार, संयुक्त प्रांत,
और आपका असम। इन क्षेत्रों में क्या किया गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई। मतलब ये राज्यों में भी द्विसदन हुआ करते थे। जैसे वर्तमान में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं, उसी तरीके से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था तो स्थापित हो गई थी 1919 के अधिनियम से। राज्यों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई, लेकिन कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। वर्तमान में कितने राज्यों में भी है? वर्तमान में भी 6 राज्यों में। ठीक, उस समय भी 6 राज्यों में थे और अभी भी 6 राज्यों में है। ठीक, जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर का क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेशों बनने के बाद भंग कर दिया गया है। तो अब बचे हैं कितने? 6। वैसे एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ठीक, तो ये था अपना क्या क्या प्रमुख प्रावधान किसके, आपका 1935 के अधिनियम के। एक दो चीज और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि इसके 2 कथन पूछे जाते हैं। 2 कथन पूछे जाते हैं कि 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू ने क्या कहा और जिन्ना ने क्या कहा। 2 सवाल इसके पूछे गए हैं। नेहरू का सवाल पूछा गया है, जिन्ना का तो नहीं पूछा गया है। तो नेहरू ने इसके लिए कहा था कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, क्या कहा था नेहरू ने कि अनेक ब्रेकों वाली, इस 1935 के अधिनियम के बारे में कहा कि ऐसी गाड़ी है जो बहुत सारे ब्रेक लगे हैं इस गाड़ी में, लेकिन इंजन ही नहीं है। इंजन नाम का 1935 के अधिनियम में इंजन नाम की कोई चीज नहीं है, ये कहा था पंडित नेहरू ने। और जिन्ना ने कहा था कि पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा, पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा शब्द है, भले भारतीय संविधान में शामिल हुआ, लेकिन जो हमारे राजनेता थे उन्होंने क्या कहा था, पहला तो नेहरू ने कहा था कि ये क्या था, इंजन रहित, आपका इंजन रहित बहुत सारे ब्रेकों वाली गाड़ी। और जिन्ना ने इसके बारे में कहा था कि ये कैसा अधिनियम है, मूल रूप से सड़ा हुआ, बहुत ही बुरा। ठीक, ये 2 अधिनियम थे जो क्या था, ये प्रमुख अधिनियम थे। आप इसमें यह भी ध्यान रख सकते हैं कि इस अधिनियम में कुल जो है 321 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद इसमें कितने थे कभी पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको चूंकि इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। 321 अनुच्छेद थे इसमें। और दूसरा क्या था, इसमें अनुसूचियां 10 थी। अनुसूची कितनी थी? 10 अनुसूचियां थी। कभी पूछा नहीं, और लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक, तो ये था अपना 1935 का अधिनियम। इसके बाद थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, इसके बाद सीधे आया 1947 का अधिनियम, लेकिन बीच में बहुत सारे थोड़ा सा क्या हुआ, बदलाव हुए। कैबिनेट मिशन आया, आपका क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन पहले आता है, फिर बाद में कैबिनेट मिशन आता है। 2 मिनट उसको भी चर्चा करते हैं, छोटे छोटे हैं उनको भी अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि वहां से भी कुछ कुछ सवाल क्या कर सकते हैं, पूछ सकता है आपसे। बोर्ड में लिख दूं कि मौखिक बता दूं, क्या करना है बताइए। क्या करना है बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए, आप लोगों को ऐसे ही बता देते हैं। 1935 का जो अधिनियम था, 1935 के अधिनियम के बाद क्रिप्स मिशन आया। और क्रिप्स मिशन जो है, ये जो इसका लाने का जो कारण था, सबसे प्रमुख कारण यह था कि जो जापानी आक्रमण था वो भारत के एकदम सीमा तक आ चुका था। जापान का जो आक्रमण था कहां तक आ चुका था, सीमा पर आ चुका था। दूसरा, जितने मित्र देश हुआ करते थे उन मित्र देशों का क्या था, भारी दबाव चल रहा था कि भारत में कैसा किया जाए, सुधार लाया जाए। जितने भी मित्र देश थे वो लोग सुधार करना चाहते थे। दूसरा, भारत जो है बिना कोई सुधार के सहायता के लिए तैयार नहीं था किसी भी मामले में। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, क्रिप्स मिशन को लाना जरूरी हो गया। और ये जो है करीब 22 मार्च 1942 को क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन भारत आया और इसमें एक सदस्यीय आयोग था और स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक, इसमें 2 तरह का प्रावधान था, एक था आपका दीर्घकालीन प्रावधान और एक थे अल्पकालिक प्रावधान। जो प्रथम भाग था वो दीर्घकालिक प्रावधान था, मतलब थोड़े लंबे समय तक बाद उसको लागू करना था। दीर्घकाल में उनको क्या करना था कि इनका मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा, यानी औपनिवेशिक स्वराज दे दिया जाएगा। वैसे औपनिवेशिक स्वराज के बारे में 1937 में 1930 में भी जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929 में ही पेश किया जा चुका था। तब से हम स्वराज की मांग करते जा रहे थे, लेकिन 1942 में क्या कह रहा है, ये डोमिनियन स्टेटस का दर्जा जो नेहरू रिपोर्ट में मांग किया गया था 1921 के दौरान, 21-22 के दौरान जो मांग किया गया था, सॉरी 1923 में मांग किया गया था, उसकी मांग को अब यहां
क्या किया जा रहा, मांगा जा रहा है 1942 में, माने कितने सालों बाद। तो भारतीय ने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि हम स्वराज मांग रहे हैं और आप हमको क्या दे रहे हो, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे रहे हो। तो ऐसी स्थिति में क्या नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। दूसरा, इसने कहा था कि हम युद्ध के उपरांत, मतलब युद्ध खत्म हो जाने के बाद, 1945 में युद्ध समाप्त हुआ, तो युद्ध खत्म हो जाने के बाद हम भारत के लिए एक संविधान सभा का क्या करेंगे, गठन करेंगे, है ना। भारत के लिए क्या करेंगे, जिसमें प्रांतीय जो होंगे, प्रांतीय विधानसभा और देशीय रियासतें मिलकर क्या कर सकती है, भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण कर सकती हैं। लेकिन प्रांतों को क्या किया गया था, इसमें प्रांतों को संघ में शामिल होने का या अलग होने का क्या दे दिया गया था, अधिकार दे दिया गया था। हाँ, रूपाली क्या बोल रहे हैं, अच्छा, रिकॉर्डेड कार्ड वीडियो देख पाती हैं, डेटा बहुत खत्म हो जाता है, क्लासेस यूजफुल है, धन्यवाद। अच्छा, ठीक ठीक, ओके। रूपाली कोई समस्या तो आप क्या कर सकती हैं, चर्चा कर सकती हैं, फोन कर सकती हैं। आपके वो वाला मैटर मेरे को याद है, आपने फोटो खींचकर भेजा था, मैं आपसे बात नहीं कर पाया बिजी होने की वजह से, लेकिन जब भी आपको टाइम मिलेगा आप पूछ सकती हैं, कोई भी चीज को समस्या नहीं है। तो अपन बात कर रहे थे दीर्घकालीन प्रस्तावों के बारे में। दीर्घकालीन प्रस्तावों में ऐसा था कि पहला क्या था, संविधान, हाँ ठीक ठीक, ओके ओके। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा और कहा गया कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे, जिसमें देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत दोनों मिलकर एक क्या करेंगे, संविधान सभा का निर्माण होगा इन दोनों के बीच में। प्रांतों को इसमें कहा गया क्रिप्स मिशन में कि प्रांत जो है चाहे तो संघ से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ठीक, दोनों चीज देखे। और दूसरा भाग जो तत्कालिक प्रावधान किया गया था, उस तत्कालिक प्रावधान में इस बारे में बताया गया कि संविधान सभा के निर्माण होने तक या युद्ध काल तक, जब तक युद्ध चल रहा है, भारत की सुरक्षा का जिम्मेदारी किसकी होगी, अंग्रेजी सरकार की होगी। अंग्रेजी सरकार भारत की सुरक्षा क्या करती रहेगी। लेकिन इसमें क्या था, अचानक जो है 11 अप्रैल 1942 को, डेट याद रखिएगा, 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन को अचानक क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। ठीक, तो जो सुधार होने वाला था, जो ये लोग देने वाले थे दीर्घकालीन तत्कालिक प्रावधान, उनका कोई महत्व रह नहीं गया। ठीक, क्योंकि ये प्रस्ताव क्या कर लिए गए, वापस कर लिए गए। इसका दो लोगों ने, गांधी जी ने और एक नेहरू ने इसके बारे में दो कथन कहे, उनके बारे में भी आप जान लीजिए। गांधी जी ने इसे कहा था कि जर्जर बैंक का उत्तर देना, यानी पोस्ट डेटेड चेक का, ऐसा बैंक जो क्या होने वाला है, जर्जर हो चुका है, खत्म हो चुका है, नष्ट होने वाला है, उस बैंक का क्या है, उत्तर दिनांक की चेक, यानी पोस्ट डेटेड, मतलब पुराना आगे के डेट का कोई चेक जो है वो दिया गया है हमको क्रिप्स मिशन, इस तरीके से ये बेकार है। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस प्रस्ताव को मानना, इस प्रस्ताव को अगर हमने माना मतलब भारत को अनेक खंडों में बांटना है, क्योंकि प्रांतों को क्या कर दिया गया था, अलग रहने की आजादी दे दी गई थी। इस तरीके से नेहरू क्या माना था कि अगर प्रांतों को क्या कर दिया जाए, अलग करने की आजादी दे दी जाए, ऐसे कंडीशन में बहुत सारे पाकिस्तान का निर्माण हो सकता है। तो इसको क्या कह दिया उन्होंने कि इस प्रस्ताव को मानना मतलब कैसा है, अपना क्या करना है, टुकड़ों में बांट देना है। इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 आया। कैबिनेट मिशन जो 1946 आया था, जो कैबिनेट मिशन 1946 था, भारत में जो गतिरोध चल रहा था, और 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो इंग्लैंड में एक उत्तरदायी सरकार और उदारवादी सरकार की स्थापना की गई। उनका नाम था क्लीमेंट एटली। एटली को याद रखिएगा, बहुत उदारवादी थे, चर्चिल के बाद ये प्रधानमंत्री बने हुए थे, और ये उदारवादी सरकार थे, भारत के प्रति कैसा रुख रखते थे, नरम रुख रखते थे। इन्होंने क्या किया, राजनीतिक जो गतिरोध चल रहा था, उस राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन योजना भारत भेजी। ये योजना जो है एक कैबिनेट मिशन था, जो कब आया था, अपना 22 जनवरी 1946 को। ध्यान रखिएगा कब आए थे, 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के रूप में क्या हुआ था, ये भारत आया हुआ था। इसमें इसका अध्यक्ष नाम पूछा गया है। इसके सदस्य के रूप में दो सदस्य इसके थे, एक थे स्टेफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन में आए थे 1942 में, और एक थे एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स जो है इसके सदस्य के रूप में थे, जबकि इसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। याद रखिएगा, पैट्रिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे, जबकि स्टेफर्ड क्रिप्स और आपका जो है एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य के रूप में थे, सदस्य। देखिए इन्होंने 16 मई 1946 को, कब, 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसे किस नाम से जाना जाता है, कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। क्या प्रावधान था इसमें, इसका सबसे प्रमुख प्रावधान था कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए। ये अखिल भारतीय संघ का निर्माण वही संघ है
जो 1935 के अधिनियम में जो प्रावधान बनाए गए थे, देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर जो अखिल भारतीय संघ उस समय प्रावधान में नहीं आ पाए थे, उसको लागू नहीं किया जा सका था। इस प्रावधान में यानी कैबिनेट मिशन योजना में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई थी। ठीक, लेकिन देशी रियासतों को इस संघ में स्वेच्छा का अधिकार दिया गया था कि देशी रियासत अपनी स्वेच्छा से होना शामिल हो सकते हैं, चाहे उनकी मर्जी हो तो शामिल हो सकते हैं और अगर उनकी मर्जी नहीं है तो शामिल नहीं हो सकते हैं। साथ में संविधान सभा जो सबसे महत्वपूर्ण था, किसमें कहा गया था, कैबिनेट मिशन में भी संविधान सभा की बात कही गई थी। कैबिनेट मिशन ने भी कहा कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। उस संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? आपका 389 सदस्य होंगे और प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर कितने सदस्य होंगे? एक सदस्य रखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा जो आगे संविधान में अपन पढ़ने वाले हैं, संविधान सभा का जो निर्माण किया गया है कैबिनेट योजना के प्लान के हिसाब से किया गया है। इसकी सदस्य संख्या 389 वो रखी गई थी 10 लाख प्रतिनिधियों के पर एक प्रतिनिधियों के आधार पर। साथ में संघ के हाथों में विदेश रक्षा, वित्त संचार, अवशिष्ट प्रांतों के पास। अब जो अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी, अब अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई? प्रांतों को दे दी गई। कैबिनेट मिशन योजना में ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना में जो अवशिष्ट शक्तियां 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी, वो अवशिष्ट शक्तियां आप किसके पास आ गई? प्रांतों के पास आ गई। और एक अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। अंतरिम सरकार जिसमें जानते हैं जो भारत के शासन संचालन करने के लिए क्या थी? स्थापित की गई थी। उस अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या थी 14। कितने सदस्य हुआ करते थे? 14 सदस्य हुआ करते थे। 6 कांग्रेस के सदस्य थे, 5 मुस्लिम लीग के सदस्य थे, एक भारतीय ईसाई था और एक सिख और एक पारसी थी। कौन कौन थे? 14 में 6 कांग्रेस के थे, 5 मुस्लिम थे, एक ईसाई था, एक सिख था और एक पारसी सदस्य था। 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार की स्थापना कर दी गई थी। महात्मा गांधी ने इसके बारे में कहा कि उन परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में? 1946 की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली ये सर्वश्रेष्ठ योजना थी। कैसी योजना थी? उन परिस्थितियों में जिस समय 1946 में जो परिस्थितियां चल रही थी, उन परिस्थितियों के आधार पर अगर देखा जाए तो एक ऐसी योजना थी, सर्वश्रेष्ठ योजना थी। ऐसा किसका मानना था? महात्मा गांधी का मानना था। ठीक, अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया। अंतरिम सरकार को आप बोर्ड पर देख लीजिए, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, तो अंतरिम सरकार से वहां सवाल पूछते हैं। तो अंतरिम सरकार को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अंतरिम सरकार में कौन कौन लोग शामिल थे? इस अंतरिम सरकार के परिषद के अध्यक्ष थे माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इस परिषद के क्या थे? अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन था? पंडित नेहरू। यह महत्वपूर्ण है। माउंटबेटन इसलिए अध्यक्ष थे क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल के रूप में यही काम कर रहे थे और इसके प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बने, इसलिए उपाध्यक्ष के रूप में कौन हो गए? पंडित नेहरू हो गए। ठीक, इसका गठन किया गया था आपका 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को डेट याद रखना है। 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसका जो शपथ हुआ वो भी बता देता हूं आपको। इसका जो शपथ हुआ था वो 22 सितंबर 1946 को हुआ था। 22 सितंबर 1946 को हुआ और इसमें 11 सदस्यों ने, 14 सदस्य रखे गए थे लेकिन 11 सदस्यों ने क्या लिया? इसमें शपथ लिया। मुस्लिम लीग के 3 सदस्यों ने इसमें क्या किया? जो 3 मुस्लिम लीग के सदस्य रखे गए थे, 2 मुस्लिम सदस्य इसके भी शामिल थे। वैसे तो मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया जाना था, लेकिन 3 सदस्यों ने क्या किया? शपथ नहीं लिया, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान का गठन करना चाहते थे। लेकिन अचानक 26 अक्टूबर को 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गया। मुस्लिम लीग हो गया 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग क्या हो गया? इसमें शामिल हो गया और इसका उद्देश्य था सरकार में शामिल होकर पाकिस्तान के निर्माण के लिए क्या करना है? निर्माण के लिए कोई आंदोलन वगैरह चल रहा है उसको प्रोत्साहित करना है। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने विधि सदस्य के रूप में
एक ऐसे भारतीय का नाम सुनाया जो दलित नेता होते थे, योगेंद्र नाथ मंडल। इनको किस सदस्य के रूप में? विधि मंत्री के रूप में। तो अंतरिम सरकार में विधि मंत्री का नाम याद रखिएगा, और भी मंत्री को देखते हैं अपन, लेकिन मुस्लिम लीग ने किसका नाम सुझाया था विधि सदस्य के रूप में? योगेंद्र नाथ मंडल, जो क्या थे? एक मुस्लिम लीग की तरफ से खड़े हुए थे, जबकि ये दलित नेता थे। ठीक, मुस्लिम लीग की तरफ से खड़े हुए थे और ये कैसे थे? दलित नेता थे, एससी नेता हुआ करते थे उस समय योगेंद्र नाथ मंडल, लेकिन विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए। इसमें कौन व्यक्ति को कौन सा पद मिला वो ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार में हमेशा पूछा हुआ है कौन, तो याद रखिएगा पंडित नेहरू। पंडित नेहरू को जो है कौन कौन से दिए गए? एक तो राष्ट्रमंडल, दूसरा विदेशी मामले, फिर सरदार पटेल को दिया गया कौन से मामले? गृह सूचना प्रसारण, गृह सूचना एवं प्रसारण। अभी हम दोनों अंतरिम सरकार और उस दोनों सरकारों का क्या करेंगे? तुलना कर लेंगे। ठीक, राजेंद्र प्रसाद को इस समय मिला हुआ था खाद्य एवं कृषि विभाग, कृषि एवं खाद्य, और जान मथाई इसके थे, जान मथाई ये थे अपने उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। इसके अलावा जगजीवन राम थे श्रम मंत्री, इसके अलावा सरदार बलदेव ये हमारे थे रक्षा मंत्री, श्रम के बाद रक्षा मंत्री। C.H. भाभा, C.H. भाभा कार्य एवं खनन मंत्री थे, महत्वपूर्ण नहीं है। लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया था, जो मुस्लिम लीग से। योगेंद्र नाथ मंडल ये अंतरिम सरकार में विधि मंत्री थे, ये महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा अगला सी राजगोपालाचारी, इनको दिया गया था शिक्षा एवं कला मंत्री के रूप में। ठीक, प्रमुख यही है। नेहरू को राष्ट्रमंडल विभाग दिया गया था, विदेशी मामले दिए गए थे, सरदार पटेल को गृह सूचना विभाग दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य विभाग दिया गया था, कृषि विभाग दिया गया था, जान मथाई को उद्योग विभाग दे दिया गया था और नागरिक आपूर्ति, जगजीवन को श्रम, बलदेव प्रसाद को रक्षा विभाग दिया गया था। इसके अलावा भाभा जी को कार्य खनन और कार्य मंत्रालय दिए गए थे, लियाकत अली को वित्त विभाग, राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग, इसके अलावा योगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग दिया गया था। और भी सदस्य थे इसमें, जैसे थे अब्दुल नस्तार, इनको डाक, वायु, संचार, रेलवे विभाग दिया गया था। एक थे आई चुंदिकर, जिनका नाम बहुत कम पढ़ने को मिलता, इनको वाणिज्य विभाग दिया गया था। गजनफर अली खान, इनको स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया था। ठीक है, ये 3-4 सदस्य और थे। इन सदस्यों को अंतरिम सरकार में क्या किया गया? स्थान दे दिया गया। ठीक, इसके बाद विभाजन का फार्मूला तय हो चुका था, विभाजन होने वाला था। अब विभाजन के लिए जो फार्मूला आया 3 जून 1947 का योजना आया, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसकी पृष्ठभूमि यह थी माउंटबेटन योजना की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, मुस्लिम लीग ने इसका क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई और मुस्लिम लीग इसको बहिष्कार कर दिया। और 3 जून 1947 की योजना यानी माउंटबेटन की योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ? विभाजन तय हो गया। संविधान सभा का भी विभाजन कर दिया गया और दोनों संविधान सभाओं को क्या कर दिया गया? दोनों राज्यों को एक डोमिनियस स्टेटस का दर्जा तत्काल दे दिया गया और देशी रियासतों को यह भी कहा गया कि जिसमें चाहो आप शामिल हो, चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो और चाहो तो आपका जिसमें भारत और पाकिस्तान जिसमें आपको मिलना है वहां पर आप मिल सकते हो।
विभाजन का तरीका क्या रखा गया? विभाजन के तरीके रखे गए, एक तो जनमत संग्रह। जनमत संग्रह किस क्षेत्र में रखा गया? एक पश्चिमोत्तर प्रांत। पश्चिमोत्तर प्रांत कहने का मतलब है पाकिस्तान का वो इलाका जो पंजाब और आपका जो है सिंध वाला जो क्षेत्र था, उनमें जैसे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम और सिलहट, आपका पूर्वी वाला क्षेत्र कुछ असम हो गया, सिलहट वाला प्रदेश हो गया, वहां जनमत संग्रह कराया गया। अरे पश्चिमोत्तर जो प्रांत हो गया आपका सिंध वाला, पाकिस्तान का जो वर्तमान सिंध वाले क्षेत्र में चला गया है, जहां पर कौन काम करता था? अब्दुल गफ्फार खां वगैरह हुआ करते थे। उस क्षेत्र में क्या कर दिया गया? उसका जनमत संग्रह के माध्यम से आपका पाकिस्तान में मिलाया गया। दूसरा, विधानसभा के मतदान में जो सिंध प्रांत था, प्योर सिंध प्रांत था, उस सिंध प्रांत जो वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में है, वहां पर कैसा किया गया? विधानसभा के सदस्यों से अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा पूछा गया, आप भारत में शामिल होना चाहते हो या पाकिस्तान में? उन्होंने स्वीकार किया, हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद प्रांतीय विधानसभा की बैठक में बंगाल और पंजाब ऐसे राज्य थे जहां पर प्रांतीय विधानसभा का क्या किया गया? बैठक किया गया। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम कहां करेंगे, वोटिंग नहीं हुआ था, सिर्फ विधानसभा का एक निर्णय किया गया था पंजाब और बंगाल क्षेत्र में। उन्होंने कुछ जो बांग्लादेश वर्तमान में बचा हुआ है और कुछ पाकिस्तान आपका पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान में चला गया, इनकी विधानसभाओं ने तय किया कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। साथ में इनको एक और व्यवस्था थी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग बैठक करेंगे। विधानसभा के जो सदस्य हैं हिंदू और मुस्लिम अलग अलग बैठक करेंगे। दोनों में से किसी भी एक पक्ष ने विभाजन को स्वीकार कर लिया तो विभाजन होगा, और दोनों ही पक्षों ने विभाजन को स्वीकार करेंगे तो विभाजन फिर क्या होगा? नहीं होगा। इस तरीके से लेकिन उन्होंने क्या किया? आपका विभाजन को क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर लिया। क्या पूछ रहे रिश्वंत? पूछ रहे रिश्वंत की अंतरिम सरकार गठित होने के बाद ही संविधान सभा की बैठक हुई। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के का गठन किया गया था, जबकि 9 दिसंबर 1946 को किसकी बैठक हुई थी? आप संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो अंतरिम सरकार के गठन होने के बाद ही क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक, बस इतना ही है माउंटबेटन योजना में। अब माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का स्वतंत्रता का क्या हुआ? अधिनियम तय हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जिसके इटली की जो घोषणा की गई थी, इटली में घोषणा किया गया था कि जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता क्या कर दी जाएगी? सौंप दी जाएगी। जून 1948 तक सत्ता पूरी तरीके से सौंप दी जाएगी। ये क्लेमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी। और माउंटबेटन योजना के आधार पर आप 2-3 डेट लिख लीजिए। दो तीन डेट आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ब्रिटिश संसद में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया, ये 4 जुलाई को क्या किया गया था? पेश किया गया था 1947 को, और ये पारित हो गया आपका 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को ये डेट ध्यान रखिएगा। ये क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। अब इनके पारित करने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बन गए। पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मध्यरात्रि को मनाना शुरू किया, और पाकिस्तान ने भारत ने अपना क्या किया? 15 अगस्त को। प्रत्येक अधिराज्य के लिए तय किया गया कि दोनों के लिए एक गवर्नर जनरल होंगे। भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया सी राजगोपालाचारी, और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गया मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, दोनों के लिए एक संविधान बन गया। नए संविधान बनने तक 1935 का अधिनियम लागू रहा, 1935 का अधिनियम चलता रहा। इसके लिए एक सीमा आयोग बनाया गया रेड क्लिफ आयोग के नाम से। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक सीमा आयोग बना, जो वर्तमान में रेड क्लिफ जो है क्षेत्र आप कहा जाता है भारत के लिए, भारत और बांग्लादेश के बीच भी है, और भारत और पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश उसका पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। फिर अब जो है स्वतंत्र भारत का क्या किया गया? स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल तैयार किया गया। इन दोनों की तुलना करके देख लेते हैं कौन है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। दोनों में से क्या अंतर है, बेसिक अंतर क्या होता है वो देख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, सॉरी,
स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में पंडित जवाहरलाल नेहरू को यही मामले दिए गए। किसको दिए गए? राष्ट्रमंडल वाले मामले। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। पंडित नेहरू जो है राष्ट्रमंडल विदेशी मामले पंडित नेहरू के खाते में ही गया। सरदार पटेल को गृह, सूचना, प्रसारण, इसके अलावा इनको एक मामला दे दिया गया, राज्य मामला। ठीक, पंडित नेहरू का राष्ट्रमंडल में विदेशी मामला जैसा का तैसा बना रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। सरदार पटेल को गृह, सूचना, प्रसारण के अलावा जो प्रांतीय मामले थे उनको भी क्या दिए गए? दे दिए गए। राजेंद्र प्रसाद जो गृह मंत्री थे, अब भी उनको क्या दे दिया गया? संविधान सभा के अध्यक्ष होने के साथ साथ भी उनको कौन सा मंत्री बनाया गया? खाद्य और कृषि मंत्री ही बने रहे। राजेंद्र प्रसाद के विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया, बस उनको एक एक्स्ट्रा पद दे दिया गया, संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर उनको नियुक्त कर दिया गया। ध्यान रखना है, जो पहले कहा था शिक्षा मंत्री के रूप में, यहां पर एक नया शिक्षा मंत्री याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री नए बना लिए गए। कौन? अबुल कलाम आजाद। जो शिक्षा मंत्री क्या था? अंतरिम सरकार में नहीं थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में अबुल कलाम आजाद क्या थे? शिक्षा मंत्री के रूप में काम किए। फिर जो जान मथाई, उद्योग, नागरिक आपूर्ति अंतरिम सरकार में थे, उनको विभाग दे दिया गया रेल और परिवहन। जो जान मथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति विभाग में थे, उनको कौन सा विभाग दे दिया गया? रेल और परिवहन दिया गया। अब जो लियाकत अली वित्त मंत्रालय था, वित्त मंत्रालय किसके पास था? लियाकत अली के पास था, वो दे दिया गया आर सरमुखम चट्टी को। आर सरमुखम चट्टी को। लियाकत अली जो वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे, पाकिस्तान विभाजन हो जाने के बाद वो कौन बन गया? आर सरमुखम चट्टी क्या बन गए? अपने वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिए गए। ठीक, इसके बाद योगेंद्र नाथ मंडल जो विधि मंत्री थे, उनके स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर विधि मंत्री बना लिए गए। अंबेडकर जी क्या बनाए गए? विधि मंत्री बना लिए गए। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, इनको श्रम विभाग ही रखा गया। जगजीवन राम के में कोई बदलाव नहीं किया गया। फिर बलदेव रक्षा विभाग देख रहे थे, बलदेव को रक्षा विभाग ही दिया गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। स्वास्थ्य मंत्री, यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जो भी था इससे पहले, अब स्वास्थ्य मंत्री का पद दे दिया गया राजकुमारी अमृता कौर को। राजकुमारी अमृता कौर को। ठीक, स्वास्थ्य मंत्री कौन बनाए गए? आपका राजकुमारी अमृता कौर बना लिए गए। सीएच भाभा वाणिज्य मंत्री बना लिए गए। वाणिज्य मंत्री चुंदीकर करके थे पहले। सीएच भाभा को जो पहले क्या थे, अपना कहां है भाभा, सीएच भाभा कार्य खनन मंत्री थे, इनको दे दिया गया कौन सा मंत्रालय दे दिया गया? वाणिज्य मंत्रालय दे दिया गया। ठीक, संचार मंत्री जो भी थे रफी अहमद किदवई, याद रखने की जरूरत नहीं है, उनको दे दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको जो है उद्योग और आपूर्ति, जो उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था, जो पहले जान मथाई को प्राप्त था, वो किसको प्राप्त हो गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। वैसे ज्यादा इस पद पर नहीं रहे, कश्मीर मामले पर उन्होंने सबसे पहले क्या कर दिया? सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर मामले में केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा, वो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जो अभी इसको माना जाता है, क्या माना, बीजेपी वाले अपना पितृ पुरुष मानते हैं, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको दे दिया गया। कार्य खनन जो ऊर्जा मंत्रालय किसके पास था? कार्य खनन का माता था, वाणिज्य मंत्री इनको दे दिया गया सीएच भाभा को। तो कार्य खनन मंत्रालय दे दिया गया था किसको? वीएन गाडगिल को। वीएन गाडगिल को। एक बार फिर से तुलना कर लेते हैं दोनों का तुलना करते हैं। अंतरिम सरकार में पंडित नेहरू के पास राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले थे। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में भी इनके पास क्या था? राष्ट्रमंडल विदेशी मामले ही रहे। सरदार पटेल को अंतरिम सरकार में गृह, सूचना, प्रसारण मंत्रालय था। अब नए जो स्वतंत्र भारत में इनको क्या मामला दे दिया गया? राज्य मामला एक्स्ट्रा दे दिया गया। राजेंद्र प्रसाद कृषि में खाद्य मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद का जो है एक पद और बढ़ा दिया गया एक्स्ट्रा, वो था संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर, और इसके अलावा कृषि एवं खाद्य मंत्रालय के रूप में भी थी। जान मथाई जो पहले उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय थे, वो दे दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और जान मथाई को विभाग दे दिया गया रेल एवं परिवहन मंत्रालय। मतलब नागरिक एवं आपूर्ति विभाग, उद्योग विभाग श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए,
और जो है आपका रेल एवं परिवहन विभाग किसके पास हो गया? जयंत मथाई के पास। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय ही थे, बलदेव प्रसाद रक्षा मंत्रालय भी थे, सीएच भाभा को जो कार्य खनन मंत्रालय था उनके पास, तो कानून खनन मंत्रालय किसको दे दिया गया? वीएन गाडगिल को। लियाकत अली जो उनका वित्त विभाग था वो पाकिस्तान चले गए और उनके जगह में आर शरणखंड चट्टी को क्या बना दिया गया? वित्त मंत्री। योगेंद्र मंडल जो विधि मंत्री थे आपका मुस्लिम लीग की तरफ से, अब विधि मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर शामिल हो गए। राजगोपालाचारी जो शिक्षा मंत्री थे, इनको कोई विभाग नहीं दिया गया क्योंकि यही क्या थे? अंतरिम सरकार में गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहे थे, तो इनको विभाग नहीं दिया गया। राजकुमारी अमृता कौर को याद रखिएगा, इनको कौन सा विभाग दे दिया गया? अपना स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, और अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री के रूप में। इस तरीके से स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल भी क्या हो गया? तैयार हो गया। ठीक, तो ये था दोनों का तुलना। दोनों से सवाल पूछते हैं, दोनों में से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। ठीक है, याद करके रखिएगा। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होगा? कौन सा होगा? राष्ट्रीय प्रतीक पर होगा। तो राष्ट्रीय प्रतीक कल पढ़ लेंगे। कल आप सब लोग भी राष्ट्रीय प्रतीक पढ़िएगा। बहुत ही सरल टॉपिक है, ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है। ठीक, तो आज के लिए